नमस्कार, स्वागत है आपका एंथ्रोपोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ऑनलाइन क्लास का ये तीसरा क्लास है। धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कहा गया है धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवत फल होय। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से हम लोग समय की उपलब्धता के अनुसार से धीरे धीरे सप्ताह में एक दो चैप्टर करके पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करने वाले जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग है और उसी में से समय निकालना है। 67वीं बीपीएससी का पीटी का परीक्षा रद्द हो जाने के बाद अभी पीटी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अगस्त में हालांकि समय दिया गया है, परंतु मुझे लगता है कि यह अगस्त में होना मुश्किल है। आगे यह नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। जब भी युद्ध होना हो उस युद्ध में हम कूदेंगे। ये महाभारत है, रणक्षेत्र है, जो कि कलम और स्याही से लड़ा जाएगा। उसमें आईक्यू हमारा सारथी होगा। तो हम अपने सारे इक्विपमेंट, सारे औजार तैयार रखेंगे। धीरे धीरे ही सही हम अपने उस युद्ध के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसको जमा करेंगे और धीरे धीरे हम तैयारी करेंगे। ऑप्शनल का क्लास है एंथ्रोपोलॉजी का। मैं ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आपको एग्जाम से 2 महीना पहले पूरा एंथ्रोपोलॉजी समाप्त कर दूंगा। क्योंकि पीटी परीक्षा के कारण पहले कुछ दिन पहले क्लास नहीं हो पाया था, और अब जब पीटी परीक्षा रद्द हो चुका है तो फिर से मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑफलाइन तो होता ही है, हमेशा सप्ताह में 2 दिन एंथ्रोपोलॉजी ऑफलाइन का क्लास होता है। ऑनलाइन भी हम सप्ताह में 2 दिन करेंगे। क्योंकि समय की उपलब्धता के कारण हम टाइम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सप्ताह में हम किसी भी दिन 2 क्लास ले लेंगे। उसका आवश्यक मटेरियल हम व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध आपको करा देंगे। क्योंकि यह यूट्यूब वीडियो का फॉर्मेट में रहेगा, जिसको सभी लोग नहीं देख सकते हैं। जो हमारे इनरोल्ड विद्यार्थी है वही इस क्लास को देख सकते हैं। आप लोग कभी भी इसको सुविधाजनक स्थिति में आज के बाद से कल परसों तरसों 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहे, जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप इसे देखिएगा। ये आज का जो क्लास है वो हमारा टॉपिक है लेमार्कवाद। लेमार्क ने उद्विकासीय सिद्धांत दिया था कि जीव जंतु का कैसे विकास होता है और विभिन्न प्रकार के जो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं जीवन का, वो कैसे विकसित हुआ है। इसी संबंध में ये लेमार्क का क्लास है। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही कोर टॉपिक है। यहाँ से अगर हम संपूर्ण उद्विकासीय चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है। पिछले 2 क्लास में, पहला क्लास में तो हमने सिलेबस और रणनीति पर चर्चा किया था। दूसरे क्लास में हमने ये बताया था कि जीवन की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवन की उत्पत्ति के हमने कुछ सिद्धांतों को बताया था। तो सबसे पहला जो उसमें सिद्धांत थे वो दैवी सिद्धांत थे। विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं थी। ये मान्यताएं भले ही आज के वैज्ञानिक मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं, परंतु किसी समय में इसी मान्यता पर, इसी सिद्धांत पर लोगों की अटूट विश्वास थी कि मनुष्य या संपूर्ण जीव जंतुओं की जो उत्पत्ति हुई है, जो इसका विकास हुआ है, जो बनाया गया है, वह किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा बनाया गया है, दैवी शक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो दैवी सिद्धांतों में हमने देखा था कि किस तरह से ईसाई धर्म का है कि भाई गॉड ने कयामत के 6 दिनों में पूरा पृथ्वी और उसके जितने भी वनस्पति, चिड़िया से लेकर जीव जंतु का निर्माण किया था। इस्लाम में भी यही कंसेप्ट है कि धरती का निर्माण, पूरा जो है जीवन का निर्माण अल्लाह ने किया था। उसी प्रकार हिंदू में भी कंसेप्ट है कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त कई ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे स्वतः उद्भव भाव का सिद्धांत है कि भाई अपने आप जो है जीवन की उत्पत्ति हुई, सड़े गले पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई। कुछ ब्रह्मांडीय सिद्धांत भी हैं कि भाई पृथ्वी पर जीवन की जो आगमन है वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। तो ये सब सिद्धांत का कोई आधार नहीं था और बाद में इसकी आलोचना हुई, और चूंकि ये पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रासायनिक उद्विकास का भी सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के अनुसार से कहा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति जो है, जो रासायनिक अणु है, तो उसके
धीरे धीरे विकास से हुआ। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जो है समुद्री जल में मिला, वहां से प्रोटीन वगैरह मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बना, और धीरे धीरे वो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में आए, और जीवन एक कोशिकीय जीवों से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे उसका फिर विशिष्टीकरण और व्यापीकरण होता चला गया। ये कंसेप्ट था रासायनिक। परंतु ये सब सारे जो 4-5 कंसेप्ट हमने बताया था, सबके कुछ न कुछ आलोचना था, और आज के जमाने में इन सब की कोई मान्यता नहीं है। मान्यता किसकी है? तो मान्यता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसको हम हिंदी में क्रमिक विकास कह सकते हैं, जैव विकास कह सकते हैं, कार्बनिक विकास कह सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए टर्म है, और वो टर्म है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कुछ ना कुछ चैप्टर आप पढ़े होंगे लेमार्क डार्विन का। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम कहेंगे, और मानव शास्त्र में इस टर्म को जनरली सामान्यतः जो है वो उद्विकास के रूप में इसे व्याख्या किया जाता है कि भाई जीवों की उत्पत्ति जो हुई वो इसी रूप में पूरी दुनिया में नहीं हुआ, बल्कि प्रारंभ में छोटे छोटे जीव हुए और उसी का उद्विकास हुआ, यानी उसी का इवोल्यूशन हुआ, जिसका परिणाम है कि काफी लंबे समय का, माने करोड़ों वर्ष का परिणाम है कि आज हम मानव के रूप में उद्विकासी प्रक्रिया का अंतिम प्रतिफल के रूप में सामने अब दिखाई देते हैं। तो ये मानव है। तो इस संबंध में हमने उद्विकासी सिद्धांतों का भी एक संक्षिप्त विवरण पिछले क्लास में प्रस्तुत कराया था, जिससे आप परिचित होंगे। तो पहला जो उद्विकासी सिद्धांत था वो लेमार्क ने दिया था, तो उसे लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा, उससे पॉपुलर सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था, जिसको डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो सिद्धांत था वो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में दिया था। उसके बारे में संक्षिप्त हमने चर्चा भी किया था कि कैसे कैसे होता है। लेमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशाकृति, यानी एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लेमार्क का सिद्धांत था। डार्विन का सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन का सिद्धांत था। और जो सिंथेटिक थ्योरी है, सिंथेटिक थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ कई अन्य भूमिकाओं को भी शामिल किया गया था, कई अन्य कारकों को भी शामिल किया गया था, जिस पर उस समय डार्विन ध्यान नहीं दे पाए थे। इस कारकों में थे आपका म्यूटेशन का सिद्धांत था, मेंडल का सिद्धांत था, उसके बाद प्रवसन, माइग्रेशन, तमाम सारी चीजों को हम संक्षिप्त रूप में पिछले क्लास में हमने चर्चा कर दिया था। आज का जो क्लास का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे विशुद्ध रूप से लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद को समझने के लिए आइए हम चलते हैं, जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड पर चलते हैं। क्लासरूम से हम सीधे बोर्ड की ओर शिफ्ट करते हैं और समझते हैं लेमार्कवाद। लेमार्कवाद को समझने के लिए पिछले क्लास में हमने कुछ कुछ चीजों पर दृष्टिपात किया था, जब हमने बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति, तो पहले तो जीवन की उत्पत्ति होगा, तब फिर मनुष्य की उत्पत्ति होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में हम चर्चा किए थे। तो उसमें पहला जो सिद्धांत है वो लेमार्कवाद है। लेमार्कवाद हर एक बार छोड़कर दूसरी बार बीपीएससी में इसे पूछा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। तो लेमार्कवाद को अगर हम पढ़ लिए तो काफी सारे इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर प्रश्न आ गया तो इस क्लास के बाद और इसके बाद जो क्लास के बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट्स उपलब्ध कराएंगे, वो नोट्स दोनों को अगर मिला देंगे तो लेमार्कवाद को समझने में ना आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी और ना ही किसी प्रकार की समस्या होगी। आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हम आर्ट्स के विद्यार्थी होके, कॉमर्स के विद्यार्थी होके, साइंस के विद्यार्थी होके या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के विद्यार्थी होके कितनी आसानी से इस चीज को समझ गए। तो वो एक वैज्ञानिक तरीका है समझाने का, एक सिंक्रोनाइजेशन है हमारे क्लास का, जिसमें आराम से कोई भी विद्यार्थी किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट को समझ जाते हैं। तो आइए हम लेमार्कवाद को जानते हैं। तो लेमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अब तक जो सिद्धांत देखे थे वो अधूरा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, और उसमें लॉजिकली वो फिट नहीं था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। क्या किया कि जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे होता है, इस संबंध में लेमार्क ने सबसे पहला सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने कहा यह सिद्धांत दिया था, तो लेमार्क द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उन्होंने काफी रिसर्च किया था, और रिसर्च के आधार पर
उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजी, जो कि 1809 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये बुक लेमार्क के द्वारा लिया गया। लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, यानी जेबी लेमार्क, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जेबी लेमार्क। जेबी लेमार्क ने लेमार्क का सिद्धांत दिया था। अब इसका सिद्धांत का नाम क्या था? तो अगर लेमार्क के सिद्धांतों को देखें तो लेमार्क का सिद्धांत का नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी कोई भी जीव जो लक्षण उपार्जित करता है किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो वातावरण के कारण हो, वातावरण का जो दबाव पड़ता है, बदलते वातावरण का दबाव जीवों पर पड़ता है, जिसके कारण से वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के क्रम में कोई जीव किसी विशेष अंगों को अर्जित करता है, तो वो अर्जित अंग जो है उसके अगली पीढ़ियों में उपार्जित होता चला जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी जो भी लक्षण है, जो एक्वायर्ड, जो हासिल किया गया कैरेक्टर है, जो उपार्जित किया गया कैरेक्टर है, उसका इनहेरिटेंस होता है, यानी उसकी वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। अब इस सिद्धांत के 4 बिंदु हैं। इस चारों बिंदु को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके लेमार्क के समर्थन में आएंगे और इसके आलोचना को भी देखेंगे। सिद्धांत के 4 बिंदु क्या है? तो पहला जो पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट में देखिए क्या कहता है कि निरंतर आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति। अंग्रेजी में देखें तो टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, यानी प्रत्येक जीवों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है, और यह आकार उसके शरीर में भी हो सकता है, अंगों में भी हो सकता है। ठीक है, और ये होता क्यों है? तो ये होता है आंतरिक जीवन शक्ति के कारण। आंतरिक जीवन शक्ति मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ, यानी लेमार्क का कहना है कि प्रत्येक जीव के अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ होता है, यानी आंतरिक जीवन शक्ति होता है। और जब भी उसे कुछ कैजुअलिटी होती है, कुछ आवश्यकता होती है, वातावरण में कुछ परिवर्तन हो रहा है या कुछ उसको ऐसा आंतरिक तौर पर कुछ जरूरत पड़ गई हो, तो आकस्मिकता के कारण नए अंगों का निर्माण होता है, नए अंग जो है वो अर्जित करते हैं। तो ये निरंतर आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वातावरणीय समायोजन का दबाव। वातावरणीय समायोजन का दबाव, ठीक है, वातावरणीय समायोजन का दबाव। तो पहला बिंदु के अगर कुछ उदाहरण को देखें तो प्रारंभिक जीव जैसे कि अमीबा वगैरह एक कोशिकी होता था, और आज बहुकोशिकीय जीव है, हाथी और व्हेल जैसे जीव है, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा वातावरणीय समायोजन का दबाव में देखिए कि वातावरणीय समायोजन का जो दबाव है, तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्रेशर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज। प्रेशर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज यानी वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता है, वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कभी आइस एज आ जाता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग का जमाना आ जाता है। तो वातावरण में जो परिवर्तन होता है तो जीव जंतुओं को नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब कोई गर्म वातावरण में रहने वाला जीव जंतु है और अचानक वातावरण जो है 2-4 साल में बदल के ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया तो नया समस्या हो गया जीवों के सामने। तो इसके लिए जीवों को समायोजन करना पड़ता है, या तो बदल जाओ या बदल दिए जाओगे, यही कंसेप्ट है। तो अब खुद ही बदलना है, तो उसके लिए समायोजन करना है। तो समायोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वातावरण से अनुकूलन स्थापित करना पड़ेगा, यानी एडेप्टेशन हासिल करना पड़ेगा। जैसा कि आप ऊंट में देखते हैं कि रेगिस्तानी वातावरण में सर्वाइव करने के लिए उसके पास क्या अनुकूलन होता है। तो क्या होता है कि उसके कुबड़ में जो है काफी सारे वसा जमा होता है, एक साथ वो 40 लीटर पानी पी सकता है। इसके अतिरिक्त वो मरुस्थली कांटेदार झाड़ियों को आसानी से चबा सकता है। उसकी चमड़ी की मोटी परत होता है जो गर्म रेतीली आंधी में भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे अनुकूलन जो है ना सिर्फ ऊंट बल्कि विभिन्न विशिष्ट वातावरण में रहने वाले, चाहे वो ठंडे इलाकों में रहने वाले जीव जंतु हों, पोलर बियर वगैरह, या फिर पत्थर पर उगने वाले
लिथोफाइट्स या मरुस्थल में जीरोफाइट्स या पानी में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स जो एनिमल्स या वनस्पतियां हैं, तो वो अपने अंदर इस प्रकार का अनुकूलन रखता है। और ये अनुकूलन क्या करता है, इस अनुकूलन के कारण नई आदत भी बनाना पड़ता है। मान लिया जाए कि आप गर्म में रहते थे, कम कपड़े पहनकर रहते हैं, जब ठंडा आ गया तो क्या करते हैं कि हम लोग जो है बहुत ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, आदत भी बदल जाता है। गर्मी के दिन में रोज नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं, ठंडा दिन में एक आध दिन नहीं भी नहाए तो काम चल जाता है। तो इस प्रकार से जो नई आदत, तो इसके कारण से शरीर तंत्र, जो हमारा शरीर, जो बॉडी का जो सिस्टम है, उसमें उपयुक्त परिवर्तन करना पड़ता है, उपयुक्त परिवर्तन करना पड़ता है। और यह परिवर्तन किस लिए होता है, तो यह परिवर्तन भूमि के अनुसार से भी होता है, तापमान के अनुसार से भी होता है, और भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के अनुसार से भी होता है। यानी वातावरण जैसा वातावरण है, उस प्रकार का जैसा देश वैसा वेश, ये एक कहावत जो है तो यहाँ पर ये होता है। इस कारण से क्या होता है कि अब कुछ अंग जो हमें गर्मी के मौसम में सहायक थे, तो उसका अब ठंडा वातावरण में आएंगे, इसकी जरूरत नहीं रहेगी, तो इसका कम विकास होगा। और कुछ अंगों की उपयोगिता बढ़ जाएगी, जैसे शरीर पर बाल है, फर है, या त्वचा के नीचे जो बसा की मोटी परत होती है, तो उसकी जरूरत बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि कुछ अंगों का कम और कुछ अंगों का अधिक उपयोग होता है, जिसके कारण से नए अंगों का अर्जन किया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर देखें तो जिराफ का टांग एवं अगला गर्दन, जिराफ का अगली टांग और गर्दन का लंबा होना क्यों हुआ, तो इस बारे में लेमार्क कहते हैं कि पहले 2 तरह के जिराफ थे। पहले 2 तरह के जिराफ थे, एक जो है एक ही तरह के जिराफ थे, सॉरी, एक तरह के जिराफ थे। तो इन्होंने क्या किया कि पेड़ की सारी पत्तियों को खा डाला। तो नीचे की जब पत्तियां समाप्त हो गई, तो क्या हुआ कि कुछ जो जेबरा हैं, कुछ जेबरा इस क्रम में उद्विकासीय रेखा से समाप्त हो गए, ये सरवाइव नहीं कर पाए। और जिन्होंने अपना प्रयास जारी रखा कि हम पेड़ की ऊंची टहनियों तक पहुंचते रहे, और लगातार इस क्रम में वो लगातार अपनी अगली टांग और गर्दन को आगे की ओर, ऊपर की ओर खींचते रहा, जिसके कारण से क्या हुआ कि कालांतर में लंबे समय के बाद, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख वर्षों में क्या हुआ कि जेबरा की अगली प्रजाति जो हुई वो जिराफ के रूप में परिवर्तित हुआ, जो कि बदलते वातावरण के कारण से हुआ। बदलते वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जिराफ को मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी अगली टांग और गर्दन को लगातार खींचते रहे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जिराफ की टांग और गर्दन जो है वो लंबा हो गया। ठीक उसी प्रकार एक जलचर पक्षी को ले ले, बतख। तो जलचर पक्षियों को पैर में तैरने के लिए झिल्ली का विकास हुआ। पक्षी पहले उड़ते थे, लेकिन कुछ आकस्मिकता के कारण कुछ पक्षियों को सरोवर में उतरना पड़ा, तालाब में रहने लगे, पानी में रहने लगे। तो पानी में आसानी से तैरने के लिए उसके पैर में झिल्ली का विकास धीरे धीरे होता गया, क्योंकि वो जरूरत थी, क्योंकि वातावरण उसी प्रकार का था, उसी प्रकार का समस्या हो गया उसको तैरने के लिए। तो उसके समायोजन हेतु नई आदत विकसित हुआ, जिसके कारण वो तैरने लगा, शरीर तंत्र में उपयुक्त परिवर्तन हुआ, और इस तरह से पैरों में झिल्ली का विकास हो गया। तो ये दूसरा सिद्धांत था। अब आ जाइए तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत में क्या है कि अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का प्रभाव, अंगों का उपयोगिता और अनुपयोगिता का प्रभाव, यानी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये लेमार्क का तीसरा सिद्धांत है। अब इसमें क्या कहता है, क्योंकि पिछला पॉइंट में हमने देखा कि वातावरण के प्रभाव के कारण, बदलते वातावरण के प्रभाव के कारण, या कोई नया वातावरण में कोई जीव चला गया तो क्या हुआ कि उस विशिष्ट वातावरण में शिफ्ट करने के लिए उसको शरीर तंत्र में कुछ उपयुक्त परिवर्तन करना पड़ता है। उपयुक्त परिवर्तन करने से क्या होता है कि जिन अंगों का अधिक प्रयोग होता है तो वो काफी मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, और जिन अंगों का कम उपयोग होता है वो कमजोर हो जाते हैं और कालांतर में जाके लुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी अधिक अंग का प्रयोग करने वाले अंग जो है मजबूत होते हैं, वो स्पष्टता के साथ उभर कर आते हैं, बड़ा होते चला जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। और जिसका कम उपयोग होता है वो कमजोर हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी घटती चली जाती है, छोटा होता चला जाता है और अंततः लुप्त हो जाता है। और कुछ अंगों को नए जरूरत के मुताबिक, आकस्मिकता के अनुसार नए अंगों का अर्जन भी करना पड़ता है, और इसी का दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। ये मेंडल के नियम के अनुसार से अगर देखें तो दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे सांप का पैर गायब होना एक उदाहरण है। सांप का पैर गायब होना, कारण क्या है?
कि सांप को पैर होने के कारण, प्राचीन काल के सांप थे जो रेप्टाइल्स थे उसको पैर होते थे, तो पैर के कारण झाड़ियों में सरकने में इसको काफी मुश्किलें होने लगी। इस कारण से पैर का उपयोग कम होने लगा और वे अपने स्कल्स का प्रयोग ज्यादा करने लगे, और स्कल्स के सहारे जब सांप आसानी से झाड़ियों में सरकने लगे तो पैर जो है झाड़ियों में फंस जाने के कारण उसमें बाधा होने लगा। और यही कारण है कि ये सांप के धीरे धीरे पैर गायब होते चले गए। लाख लाख 10 लाख 20 लाख वर्षों में सांप के पैर धीरे धीरे गायब होने लगे, जबकि अदर्स रेप्टाइल्स देखे जैसे छिपकली है या मगरमच्छ, घड़ियाल है, तो उनके पैर अभी भी होते हैं। उसी प्रकार घोड़े का तेज धावक होना। घोड़े पहले जंगल में रहते थे, परंतु चूंकि ये शाकाहारी प्राणी है और शेर और जो कार्निवोरा एनिमल है, जो मांसाहारी प्राणी है, तो उनसे बचने के लिए जब ये मैदान में आए तो इनके लिए सपाट मैदान था और तेज दौड़ की जरूरत पड़ी। क्योंकि जंगल में तो कहीं छिप उप के रह जाते थे, लेकिन मैदान में सीधा दिखाई पड़ता था कि वहां घोड़ा है तो हमला ना हो जाए। इस कारण से ये घोड़ा जो है तेज दौड़ना प्रारंभ किया, और इस कारण से मैदानों में रहने के कारण घोड़ा धीरे धीरे तेज धावक बन गया। उसके बाद देखिए मनुष्यों का बाह्य कर्म कम उपयोगी होना। पहले समय था कि मनुष्य जो है कान का कई उपयोग लेते थे, जैसे अपने आसपास बैठने वाले कीट पतंगों को उड़ाना, कान डुला के। आज भी जैसे देखे चौपाया जानवर वगैरह वो काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य का हाथ उपयोगी होने लगा और हाथ से वो पकड़ने लगे तो धीरे धीरे बाह्य कान का जरूरत कम पड़ गया, और कान का जो छिद्र है उससे हम साउंड को एक्सेप्ट करते हैं और सुनते हैं। तो बाहरी जो कर्ण पल्लव है वो कम उपयोगी है। उसका उपयोग एक ही हो सकता है कि साउंड वेव को हालांकि वो कलेक्ट करके लाता है, बाकी दूसरा उपयोग तो चश्मा पहनने में होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए छुछुंदर की आंखें जो है, चूंकि ये अंधेरा में रहता है, तो छुछुंदर की आंखें अंधेरा में रहते रहते उसका क्या हुआ कि आंखें कम विकसित होती चली गई। तो ये आपका उदाहरण है। अब ये तीनों जो 3 सिद्धांत आपने पढ़ा कि निरंतर आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है, वातावरणीय समायोजन का दबाव रहता है, और फिर अंगों के कुछ अंग उपयोगी हो जाते हैं, कुछ अनुपयोगी हो जाते हैं, और इन कारण से जो नए अंगों का यहाँ पर अर्जन हो रहा है वो क्या होता है, उसका वंशागति हो जाती है अगली पीढ़ी में, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और यही लेमार्क का मुख्य सिद्धांत भी है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये चौथा सिद्धांत और अंतिम फाइनल कंक्लूजन सिद्धांत के रूप में हम इसको रखते हैं कि जीवों द्वारा जो अर्जित अंग होता है, चूंकि पीछे ही पढ़ चुके हैं कि आकस्मिकता के कारण, वातावरण में बदलाव के कारण, भूमि तापमान और भोज्य पदार्थ की उपलब्धता के अनुसार जीवों में कुछ अंगों का अर्जन होता है, और यही जो अर्जित किया जाता है अंग या उसके वंशजों द्वारा यानी अगली पीढ़ियों द्वारा इसको उपार्जित किया जाता है। और जो उपार्जित लक्षण होता है वो क्या होता है, पूर्वज से काफी संपन्न होता है, काफी पूर्वज से संपन्न होता है, सक्षम होता है और प्रभावी होता है। और ये सक्षमता, ये प्रभावीपन, ये संपन्नता उत्तरोत्तर अगली पीढ़ियों में, उत्तरोत्तर यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं तक धीरे धीरे क्या होता है कि लक्षणों का सक्षमता से विकास होता जाता है। और आगे लाख वर्षों में, 10 लाख वर्षों में, 20 लाख वर्षों में जो वंशज है तो वो अपने मूल पीढ़ी से यानी अपने पूर्वज से कुछ अलग स्वरूप का विकसित होता है, यानी अलग दिखने लगता है, शक्ल में, संरचना में, हाव स्वाव में, हैबिट एंड हैबिटेट में। और इस तरह से एक ही वंशज की अगली पीढ़ियां विभिन्न वातावरण में रहने के कारण, विभिन्न आकस्मिकता के कारण, विभिन्न जरूरत के कारण अलग अलग प्रजाति या जाति के रूप में विकसित होता है। और इस तरह से जो विभिन्न प्रजातियों का जो विकास होता है, जो हम विभिन्नता देखते हैं इतना, तो इसके लिए लेमार्क ने यही कारण बताया कि भाई जीवों में क्या होता है कि निरंतर आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है, वातावरणीय समायोजन का दबाव होता है, और इस वातावरणीय समायोजन के लिए अपने शरीर के अंदर अनुकूलन स्थापित करने के लिए शरीर तंत्र में उपयुक्त परिवर्तन करना पड़ता है। और ये परिवर्तन जो अधिक अंग का प्रयोग होता है वो मजबूत होते चला जाता है, जिसका कम प्रयोग होता है वो कमजोर और लुप्त हो जाता है, और इसका दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, जिसकी वंशागति चलते चला जाता है, और अंततः क्या होता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है, और फिर वो अपने मूल पीढ़ी से आगे चलकर लाख 10 लाख वर्षों में अलग दिखने लगता है। इसी से जाति और प्रजाति का विकास होता है। ये पूरा जो है 4 सिद्धांत थे लेमार्क के,
इन्होंने प्रस्तुत किया। अब हम इस सिद्धांतों के लेमार्कवाद के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण तो हमने आपको समय समय पर प्रत्येक सिद्धांत के अनुसार से देखा गया। लेमार्कवाद के अगर उदाहरण आप लिखेंगे तो बाद में इसको जो हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दिखाए हैं, तो जिराफ के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि किस तरह से जेबरा और जिराफ दोनों एक ही था, लेकिन बाद में ये दो प्रकार के हो गए। जेबरा जो कि जिसकी गर्दन छोटी रह गई और जिराफ जिसकी गर्दन लंबी होगी, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन हो गया, नीचे घास पात खत्म हो गया, पेड़ की निचली पत्तियां भी खत्म हो गया, और पेड़ की लगातार ऊपरी पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफ अपना टांग और गर्दन को लगातार खींचते रहा, जिसके कारण जेबरा अलग हो गया और जिराफ अलग हो गया। फिर सांप का पैर गायब हो गया क्योंकि झाड़ियों में सिरकने में इसको दिक्कत होता था। घोड़ा तेज धावक हो गया क्योंकि ये मैदानों में रहने लगे थे। बतख झिल्ली युक्त हो गया क्योंकि ये जलचर पक्षी है और ये तालाबों में रहने लगे थे। मनुष्य का बाह्य कर्ण कम उपयोगी हुआ और छुछुंदर की अंधेरा होने के कारण आंखें कम विकसित हुई। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं कि ये तो लेमार्क का सिद्धांत है, परंतु आप ये जानते हैं कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह सार्वभौम सत्य है कि जब कोई सिद्धांत बनता है तो दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी सिद्धांत 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगा ही। आने वाले समय में जब उसको तर्क की कसौटी पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर कसा जाने लगता है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य आते हैं। नए नए सिद्धांत, नए नए रिसर्च होते रहते हैं, जिसके आधार पर उस सिद्धांत को, जब पुराने सिद्धांत को कसौटी पर कसा जाता है तो पता चलता है कि इसमें ये सब कमी है। तो ठीक उसी प्रकार लेमार्क के भी सिद्धांतों का मूल्यांकन हुआ। तो लेमार्क के विद्यार्थियों ने ही इसका मूल्यांकन किया, तो ये देखा गया कि लेमार्क के समर्थन में भी कई बातें आई। ठीक है, और कुछ बातें लेमार्क के सिद्धांत के विपरीत चला गया। यानी अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो लेमार्क के कुछ सिद्धांत सही और कुछ सिद्धांत गलत होगा। तो सबसे पहले सही वाला सिद्धांत देखते हैं जो इसके पक्ष में है, लेमार्कवाद के पक्ष में है। तो लेमार्कवाद के पक्ष में हम देखेंगे एक समनर नामक एक वैज्ञानिक थे। समनर ने प्रयोग किया। समनर ने क्या प्रयोग किया कि दो चूहा, एक ही प्रजाति के चूहों को, यानी एक ही चूहा से उत्पन्न जो उसके बच्चे हैं, तो उसको दो वातावरण में रखा, एक गर्म वातावरण और दूसरा जो है ठंडा वातावरण। तो जिस चूहा को गर्म वातावरण में रखा तो उसका देखा गया कि उसका पूंछ लंबा हो गया और कर्ण पल्लव जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, यानी गर्मी के कारण इसको अनुकूल माहौल मिला तो इसका जो पूंछ लंबा हुआ, यानी इसका विकास हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि चूहा का पूंछ लंबा हो गया और कर्ण पल्लव बड़ा हो गया। जबकि जिस चूहे को ठंडा स्थान में रखा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी विकास नहीं हुआ। तो इस तरह से समनर ने दिखाया कि यहाँ लेमार्क का सिद्धांत जो है वातावरण के अनुसार से कैसे शिफ्ट होता है, तो ये सही पाया। फिर जो है मैकडूगल और पेवलोव ने कुत्तों को प्रशिक्षण देकर लेमार्कवाद के सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर कसा। तो इसमें यह देखा कि एक कुत्ता को किसी विशेष कार्य के लिए कोई संकेत दिया गया। जैसे कुत्ता के सामने एक वेल बजाया गया और एक वेल का मतलब है कि अब उसको भोजन मिलेगा। उसके बाद उसके पास भोजन परोसा गया। फिर कुत्ता को दो बेल बजाया गया। दो बेल का मतलब है कि अब कुत्ता को बाहर ले जाया जाएगा, तो बाहर ले जाया जाएगा। तो धीरे धीरे काफी मुश्किल से कुत्ता को यह प्रशिक्षण दिया। 6 महीना के आसपास में वो कुत्ता सीख पाया कि एक बेल का मतलब क्या होता है, दो बेल का मतलब क्या होता है, 3 बेल का मतलब क्या होता है। तो ये कुत्ता को प्रशिक्षण दिया। जब उस कुत्ता का बच्चा हुआ, जो अगली पीढ़ी का कुत्ता हुआ, तो देखा गया कि ये जो कुत्ता जो है ये 6 महीना में सीख पाया था, तो उसका बच्चा 5 ही महीना में सीख गया। फिर उसका जब बच्चा हुआ तो क्या हुआ कि उसका बच्चा फिर जो है 4 ही महीना में सीख गया। यानी कुत्तों को प्रशिक्षण दिए जाने की जो जरूरत है वो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में धीरे धीरे कम होता चला गया और अगली पीढ़ियों के कुत्ते जो है, 5वीं 6ठी पीढ़ी के कुत्ते जो है वो कम समय में ही चीजों को समझ गया। तो यहाँ भी लेमार्क का सिद्धांत का समर्थन मिलता है। परंतु अब हम देखेंगे विपक्ष में। ठीक है, विपक्ष में देखेंगे तो विपक्ष से पहले एक और पक्ष में हम देख लेते हैं कि वातावरण के परिवर्तन से इसका जो दबाव पड़ता है, इससे परिवर्तन संभव है। जैसे लेमार्क का सिद्धांत, लेमार्क ने हालांकि नहीं समझाया था, परंतु बाद के वैज्ञानिक मापदंडों में देखा गया कि जो मानव की प्रजातियां थी, पूर्व की प्रजातियां, तो किस प्रकार से विकसित हुआ।
तो पहले जो पूर्व की प्रजाति थी तो एक ड्रायोपिथिकस था जो कि पेड़ पर रहता था, परंतु वातावरण में परिवर्तन होने के कारण पेड़ पौधे लुप्त हो गए, और लुप्त हो जाने के कारण जो उसकी अगली पीढ़ी हुई रामापिथिकस, इसको अफ्रीका के सवाना घास मैदानों में उतरना पड़ा। और ये सवाना घास मैदान शोल्डर हाइट का होता था, कंधे के बराबर। तो रामापिथिकस ने अपने शत्रुओं को देखने के लिए खड़ा होने का प्रारंभ किया, और खड़ा होकर यानी पिछले दो टांगों पर अगला पैर को उचक कर, अगला पैर ऊपर उठाकर और पिछली पैरों पर खड़ा होने की इन्होंने शुरुआत किया। तो इस शुरुआत में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इस कार्य को करने में अभ्यस्त होने लगा। चार पैरों पर चलते थे, लेकिन जब भी उसको कोई खतरा का संकेत मिलता था देखने के लिए तो वो पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता था, अगला पैर दो ऊपर करके। यह प्रयास चलता रहा, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000 वर्ष तक चलता रहा। और अंततः जो इसकी अगली पीढ़ी आई ऑस्ट्रालोपिथिकस, तो ऑस्ट्रालोपिथिकस थोड़ा अच्छे ढंग से खड़ा होने लगा, पैरों पर खड़ा होने लगा ऑस्ट्रालोपिथिकस। और ये हालांकि अभी भी ये चार पैर पर ही चल रहा है, लेकिन दो पैरों पर ये खड़ा हो लेता था। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस, ये लगातार प्रक्रिया जारी रहा मनुष्य द्वारा, जो मानव की पूर्व प्रजातियां थी उसके द्वारा लगातार दो पैरों पर खड़ा होने की। और होमो इरेक्टस जो कि अगली प्रजाति आई, ये पूरी तरह से दो पैरों पर खड़ा हो गया। और दो पैरों पर खड़ा हो गया, उसके बाद की जो प्रजातियां आई कुछ जैसे निएंडरथल है, या फिर अभी जो वर्तमान प्रजातियां हैं होमोसेपियंस जो कि मेधावी मानव कहलाता है, ये पूरी तरह से सक्षमता के साथ खड़ा हो गया। इसका ब्रेन भी डेवलप हो गया, हाथ भी इसका विकास हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे इन्होंने प्रयास किया वातावरण में शिफ्ट करने के लिए, उसके अनुसार से इसके शरीर में उपयुक्त परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे मनुष्य ने दिमाग से काम लेना शुरू किया, दिमाग का काम बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य का खोपड़ी बढ़ता गया। जैसे जैसे मनुष्य ने दांतों और नाखून का प्रयोग कम करने लगा, वैसे वैसे इनके दांतों का आकार घटता चला गया और नाखून के आकार भी घटते चले गए। तो यहाँ पर भी लेमार्क के जो सिद्धांत है उसके समर्थन में हम इस बातों को लिख सकते हैं। अब आइए विपक्ष में। विपक्ष में लेमार्क की आलोचना कैसे हुई? तो आलोचना बहुत जबरदस्त हुआ, जितना समर्थन हुआ उससे कहीं ज्यादा आलोचना हुआ। आलोचना क्या है कि लेमार्क का कहना था कि जब आकस्मिकता पड़ता है तो अंगों का अर्जन होता है, और कुछ अंग अनुपयोगी हो जाते हैं और कुछ अंग अनुपयोगी, कुछ उपयोगी कुछ अनुपयोगी। यह जो है गलत साबित हुआ। क्यों गलत साबित हुआ? तो देखिए, जैसे कि अगर हम आंख को ले लें तो आंख पिछले मानव प्रजातियों की अपेक्षा या प्राचीन काल की अपेक्षा आज आंख का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। तो जब उपयोग अधिक हो रहा है तो आंख और अधिक सक्षम होना चाहिए, और अधिक तेज होना चाहिए, और अधिक विकार रहित होना चाहिए। परंतु क्या है कि पढ़ाई लिखाई के कारण हमारी आंखें कमजोर होती चली गई, और कम उम्र में ही देखते हैं चश्मा लग जाता है मनुष्य को। तो ये चीज गलत हुआ। दूसरा है कि मनुष्य को अगर देखें तो प्राचीन काल से एक आदिम लालसा रही है उड़ने की, पक्षियों की भांति हम भी उड़े। परंतु क्या हुआ कि आज तक मनुष्य के पंख विकसित नहीं हो पाए। जब ये लगातार प्रयासरत है तो अब तक तो पंख विकसित हो जाने चाहिए, तो अभी तक मनुष्य के पंख विकसित नहीं हो पाया, यानी लेमार्क का सिद्धांत जो है यहाँ गलत है। ठीक है। फिर एक बिजमैन ने एक प्रयोग किया। बिजमैन ने लेमार्क के सिद्धांतों की सत्यता जानने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने चूहा लिया और चूहा का पूंछ काट दिया, यह सोचकर, इस आशा में कि चूहा का जो बच्चा होगा उसका भी पूंछ कटा हुआ होगा। परंतु जब चूहा का बच्चा हुआ तो देखा कि उसका पूरा पूंछ था, पूंछ तो कटा हुआ है नहीं। फिर उस चूहा का पूंछ काट दिया। फिर अगला जब उसका बच्चा हुआ फिर पूंछ के साथ हुआ। इस तरह से बिजमैन ने 22 पीढ़ी तक चूहे का पूंछ काटना जारी रखा, परंतु इस दौरान एक बार भी ऐसा चूहा उत्पन्न नहीं हुआ जिसके की पूंछ नहीं हो। यानी लेमार्क का सिद्धांत यहाँ गलत है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, क्योंकि अगर उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती तो चूहा का पूंछ काट दिया तो चूहा का बच्चा भी बिना पूंछ वाले होते। ठीक है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ हम अपना भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अगर आप 6 उंगली वाले किसी व्यक्ति को देखे होंगे तो 6 उंगली तो एक उंगली तो इन्होंने अर्जित कर लिया, तो इसका जो बाल बच्चा होगा उसको भी 6 उंगली होना चाहिए, नहीं होता है। कोई अंधा व्यक्ति है, उसका बाल बच्चा अंधा नहीं होता है। बहरा व्यक्ति है, उसका भी नहीं। अगर हम लोग नाक कान जो है हमेशा छीदते हैं, या महिलाएं नाक कान छिदाती है, तो इसका भी बच्चा जो सामान्य होता है ना, इतना दिन तक। या फिर जो है हम
लगातार जो है पुरुष हजामत बनाते रहते हैं, तो हजामत बनाते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा पुरुष चाइल्ड उत्पन्न नहीं हुआ जो कि बढ़ने के बाद उसको ये नहीं हो, दाढ़ी मूछे नहीं हो ही जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए लोहार या पहलवान लगातार जो है लोहा कूटने के कारण उसके मसल्स वगैरह काफी विकसित हो जाते हैं, काफी फैल जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि उसके बाल बच्चों में भी ऐसा होगा। बाल बच्चा भी अगर पहलवानी करेगा या लोहा कूटने का काम करेगा तो उसका फैलेगा, परंतु नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार एक उदाहरण दिया जा सकता है कि चीनी महिला, तो चीन में क्या होता है कि छोटा पैर जो है सुंदरता की निशानी मानी जाती है। इस कारण से चीनी महिला को बचपन से ही छोटा लोहा का जूता पहनाया जाता है, टाइट लोहा का जूता, जिस कारण से पैर अधिक बढ़ नहीं पाता है। पैर अधिक नहीं बढ़ पाता है तो छोटा पैर रह जाता है और ये सुंदरता की निशानी होती है। परंतु इस चीनी महिला का जो संतान उत्पन्न होगा उसको भी लोहा का जूता पहनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोहा का जूता नहीं पहनाएगा तो उसका पैर बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी मामलों में आप देखिए कि लेमार्क का सिद्धांत यहाँ फेल हो जा रहा है, क्योंकि जब उसके शरीर में उपयुक्त परिवर्तन हुआ तो क्या होना चाहिए कि उसकी वंशागति होना चाहिए, उसके बाल बच्चे, उसके संतानों में भी ये लक्षण जाने चाहिए थे, परंतु ये लक्षण नहीं जा रहा है। हम आंख पढ़ रहे हैं, लगातार कमजोर होता जा रहा है। हम उतना दिन से उड़ना चाह रहे हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। बीजमैन ने 22 पीढ़ियों तक चूहा का पूंछ काटा, लेकिन फिर भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ। 6 उंगली वाले अंधरा बहरा, नाक कान सीधा, लोहार पहलवान, हजामत या चीनी महिला के पैर, इस सब में जो उपयुक्त परिवर्तन होता है तो उसके भी जो संतान होते हैं वो सामान्य होते हैं। इन विशेषताओं को वो कैरी नहीं करता है, उसका इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो इस तरह से लेमार्क का सिद्धांत यहाँ पर फेल है। परंतु लेमार्क का सिद्धांत जैसा कि हम बताए कि भाई मनुष्य जो है ना, और एप में अगर तुलना किया गया बनमानुष में, तो एप पहले मस्तिष्क का कम उपयोग करते थे तो मस्तिष्क छोटा था, ठीक है, लेकिन मनुष्य ज्यादा मस्तिष्क का उपयोग करने लगा, मस्तिष्क में वृद्धि होता गया। उसी प्रकार एप पहले दांत का अधिक उपयोग करते थे तो उसके दांत बड़े थे, ठीक है, और मनुष्य अधिक विकसित करने लगा तो कम उपयोग करने लगा तो दांत इसके छोटे होते चले गए। इस तरह से लेमार्क सिद्धांत कहीं पास तो कहीं फेल है। अब आइए कि हम समझेंगे कि क्यों, इसका कारण क्या है। आखिर ऐसा तो नहीं है कि लेमार्क ने पूरा सिद्धांत ही गलत दिया। आप देख सकते हैं कि लेमार्क के जो उदाहरण है, लेमार्क के बाद के जो उदाहरण है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लेमार्क का सिद्धांत इन मामलों में हम देख रहे हैं कि खरा उतर रहा है, परंतु इन मामलों में खरा नहीं उतरता है। इसका कारण है, कारण को हम आगे देखते हैं कि लेमार्क के समय में उतने सारे वैज्ञानिक खोज नहीं हुए थे ताकि इस बात का पता चल सके कि भाई क्यों ऐसा होता है। तो इसका खोज किसने किया? इसका खोज किया बीजमैन ने। इसका खोज किसने किया? तो बीजमैन ने। बीजमैन ने बताया कि लेमार्क का सिद्धांत क्यों कहीं फेल कहीं पास हो जाता है। तो वास्तव में जीवों में 2 प्रकार का सेल होता है। हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में 2 प्रकार का सेल होता है। एक पहला जो सेल होता है, पहला जो सेल है वो है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका यानी बॉडी सेल, इसको भी हम कह सकते हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, बॉडी सेल। और दूसरा होता है जर्म सेल। जर्म सेल जो हमारे जनन कोशिका में होता है, यानी ये प्रजनन अंगों में होता है, खास करके जो महिलाओं में या मादा में ओव्यूम के रूप में यानी अंडाणु, और पुरुषों में स्पर्म के रूप में यानी शुक्राणु के रूप में। तो क्या होता है कि अगर इधर किसी प्रकार का छेड़छाड़ हुआ, इधर अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ हुआ तो इसकी वंशागति नहीं होगी, और इधर अगर जर्म सेल में अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई तब फिर इसकी वंशागति होगी। अगर अंडाणु और शुक्राणु में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो यहाँ पर इसकी वंशागति होगा। और जो कायिक कोशिका है, जो हमारा बॉडी सेल है या सोमेटिक सेल, इसको कितना भी हम काट देंगे, पीट देंगे, छेद कर देंगे, अंधरा होगा, बहरा होगा, या फिर आंख नहीं होगा, 6 उंगली होगा, किसी प्रकार का भी शारीरिक विकार होगा, तो ये जो है हमारे इसकी जो है अगली पीढ़ियों में वंशागति नहीं होगा, बल्कि जो अंडाणु और शुक्राणु में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा और उससे जो भ्रूण का विकास होता है
है ना। मनुष्य में तो भ्रूण का विकास, पूर्ण भ्रूण का विकास होता है गर्भावस्था के दौरान। बाकी जो है कई पक्षियों में या मछलियों में अंडों में विकास होता है। तो इस दौरान अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो खैर होते ही रहता है, क्योंकि मादा और नर का जब मिलता है जैगोट का निर्माण होता है, वहां पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जो जेनेटिक संरचना है, उसमें कुछ डिफर आ जाता है, कुछ बदलाव आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जन्म लेने वाला संतान ना पूरी तरह माता की तरह होता है और ना पूरी तरह से पिता की तरह होता है, उसकी एक अलग एंटिटी होती है। तो यही कारण है कि बिजमैन ने बताया कि जीवों में दो प्रकार के सेल होते हैं। यही कारण है कि हम जो 6 उंगली या ये सब जो कह रहे थे कि लेमार का सिद्धांत क्यों फेल हो जा रहा है, तो वो सोमेटिक सेल में परिवर्तन हो रहा था इसलिए फेल हो रहा था, और कुछ सिद्धांत इसलिए सही हो पा रहा था कि जो जनन कोशिका में परिवर्तन हो रहा था उस कारण से। तो वातावरण का दबाव और अंदर में जो म्यूटेशन होता है, या मेंडल का सिद्धांत के अनुसार से जो फैक्टर्स की वंशागति होती है, तो उसके अनुसार से फिर ये आगे इसकी वंशागति होगी और धीरे धीरे इस कारण से नई जाति और प्रजाति का विकास होगा। अब आइए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है कि निष्कर्ष में हम लिखेंगे, हालांकि आज के आधुनिक शोधों और निष्कर्ष के आधार पर, विश्लेषण के अनुसंधान और विकास के आधार पर लेमार का सिद्धांत की काफी आलोचना हुई है। उसके सभी जो सिद्धांत थे वो वैज्ञानिक मापदंड पर खरे नहीं उतर पाए हैं, परंतु लेमार के सिद्धांत की उपयोगिता इस बात में है कि प्रथम बार लेमार्क ने जीवन की उत्पत्ति एवं उद्विकास में एक वैज्ञानिक नजरिया प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक नजरिया क्या था कि प्रारंभ में लेमार्कवाद से पहले कई प्रकार की मनगढ़ंत सिद्धांत थे कि किसी के मन में कोई आया कि हाँ भाई जीवों की उत्पत्ति संसार में हुआ है, उसको भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया। तो ये जो ईश्वरीय रचना का सिद्धांत था, जो पूर्व से चला आ रहा था, ईश्वरीय रचना का सिद्धांत विभिन्न धर्मों का, तो सबसे पहले इस सिद्धांत का खंडन किया कि जितने भी जीव जंतु हैं उसको किसी भगवान या गॉड या देवी देवता ने नहीं बनाया है, बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना है और उद्विकासी प्रतिक्रिया का प्रतिफल है, यानी क्रमिक जैव विकास हुआ है और इस कारण से ये हुआ। और यह एक प्रकार के मानव में समानता पर भी बल देता है, क्योंकि ईश्वर अलग अलग हैं और अलग अलग ईश्वर ने अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाया, जिसके कारण से यहाँ पर असमानता है, परंतु एक ही प्रकृति ने सबको बनाया, इस कारण से मानव में समानता पर भी यह जोर देता है। इस कारण से लेमार का सिद्धांत काफी उपयोगी है। तो ये क्लास यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम चूंकि ये क्लास जो हमारा है आज हमने लिया है, आज 22 जून 2022 को ये क्लास आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परंतु लेमार्कवाद को डिजिटल बोर्ड पर समझने के लिए, डिजिटल बोर्ड पर जो क्लास हुआ है उसमें और भी बेहतर ढंग से समझाया गया है। उस क्लास का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसका वीडियो। तो मेरा अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि दोनों वीडियो को देखने के बाद हम जो व्हाट्सएप पर 2 प्रकार के नोट्स को हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमारा जो बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं ये नोट्स, इसको हम शेयर कर देंगे, और फिर एक जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होगा उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये दोनों नोट्स को आप कॉपी में उतार लीजिए, डिटेल जो नोट्स है उसको भी उतार लीजिए। लेमार्कवाद कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है और ये मेरा फायदा है। इसी के साथ आज क्लास का समापन करते हैं। अगला हम कल डार्विनवाद को लेकर आएंगे। जय हिंद।